वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले इसी सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो अनाज पैदा करते हैं, जो कि फसल पैदा करते हैं, उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी। तब से अब तक कई साल बीत चुके हैं और इस अवधि में प्राकृतिक कारणों से कई बार फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फसल बीमा योजना पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा और उनकी लोकप्रियता पर विपरीत असर होगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाला खर्च केंद्र वहन करे। पिछले वर्ष कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा तो यह सुझाव है कि यह योजना जितनी जल्दी लागू की जाए अच्छा ही है। जहाँ तक खर्च का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श करने पर कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे देश के किसान गरीब हैं, ऐसी स्थिति में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते हैं, तो वे फसल बीमा की किश्त किस प्रकार दे सकते हैं। लेकिन फसल बीमा के महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता। होता यह है कि जब प्राकृतिक कारणों से किसी की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था हो तो वह इस मुश्किल से बच सकता है और वह अपनी खेती में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था तो अत्यधिक आवश्यक है। कृषि भी एक उद्योग है और किसी उद्योग में खतरे से बचने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए बीमे की व्यवस्था हो। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और वह अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह है कि इसका खर्च कौन वहन करे। इसमें कोई संदेह नहीं है
कि यह केंद्र का विषय है और इस संबंध में राज्य सरकारों के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए। महोदय, शिक्षा पर जो 800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसके महत्व को देखते हुए यह बहुत कम है। उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश की नींव होती है। जब उसके नागरिक शिक्षित होंगे, तब वह प्रजातंत्र भी सफल हो सकता है। इसलिए इस रकम को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करना चाहिए, ताकि देश से निरक्षरता को दूर किया जा सके और हमारा देश प्रगति कर सके। अशिक्षा के कारण ही आज हमारे देश के नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। उनको केवल कॉलेजों की शिक्षा न देकर तकनीकी शिक्षा दी जाए, तो वे अपना रोजगार स्वयं चला सकते हैं। महोदय, आप यह जानते हैं कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आज व्यक्ति की जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पुराने समय में जो चीज़ें विलासिता की समझी जाती थीं, आज वे मध्यम वर्ग के लिए अनिवार्य हो गई हैं। उनमें से कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर कर न बढ़ाया गया हो, चाहे वह घरेलू सामान हो, सीमेंट हो, टेलीफोन हो, स्कूटर हो, साइकिल हो या पंखा हो। इस बजट में आपने मध्यम वर्ग को इस प्रकार दबाया है कि आज शहर और गांव के रहने वाले लोग परेशान हैं। मान्यवर, आज जो छात्र हैं, उनको इस सरकार से बड़ी आशाएं थीं। उन्हें भी इस बजट को देखकर निराशा हुई है। आज स्कूलों या कॉलेजों में छात्र जो छात्रावास में रहते हैं, यदि महीने भर के बाद उनको खाने पीने की वस्तुओं की कीमत देनी पड़ती है, तो उनको कम से कम 200 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। सामूहिक रूप से बनने वाले भोजन पर भी उनको अधिक पैसा देना पड़ता है। जो लोग बाहर साधारण होटलों में खाना खाते हैं, उनको भी निश्चित रूप से अधिक कीमत देनी पड़ेगी। यदि बेरोजगार व्यक्ति कहीं पत्र भेजेगा, तो नौकरी के लिए आवेदन पत्र पर भी उसको डाक खर्च के रूप में अधिक पैसा देना पड़ेगा। जो स्थानीय छात्र बसों या अपने वाहनों से यात्रा करते हैं, उनको बढ़ी हुई दरों से पेट्रोल खरीदना पड़ेगा या बसों का अधिक किराया देना पड़ेगा। महोदय, एक बात और माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है कि वह 6 महीने के बाद घाटे की समीक्षा संसद में पेश करेंगे, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर शक हो रहा है कि समीक्षा के नाम पर या घाटे के बजट की स्थिति संसद में बताने के नाम पर 6 मास में ही वह कोई दूसरा बजट न ले आएं और फिर इस गरीब और मध्यम वर्ग पर कर का बोझा डाल दें। देश की जो दयनीय आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए इस बात की कल्पना सहज ही की जा सकती है। वित्त मंत्री जी ने भुगतान संतुलन की बात भी
कही है। उसके लिए पहली सरकार ने भी प्रयत्न किए थे, लेकिन वह घाटा पूरा नहीं हो सकता है। स्टॉप।